हिस्ट्री विद किंशुक एक बार पुनः आपके लिए लेकर आया है एग्जाम बाबा की भविष्यवाणी वाली सीरीज। आज के इस सेशन में हम मोहम्मद गोरी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को भविष्यवाणी के रूप में डिकोड करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसने भारत में पहले इस्लामिक साम्राज्य अर्थात दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और इसी के द्वारा प्रशस्त मार्ग पर फिर 600 वर्षों तक हिंदुस्तान में मुस्लिम राज स्थापित हुआ और वो एक छत्र राज था, जिसके आगे कुछ एक अवसरों पर छोड़ दें हम तो शायद हिंदुओं की तरफ से बड़ा सकारात्मक और बड़ा सबल प्रतिरोध हुआ, अन्यथा लगभग पूरा हिंदुस्तान तुर्की आक्रमण और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य के पैरों तले रौंदा गया। आइएगा देखते हैं, तथ्यों को डिकोड करते हैं और भविष्यवाणी के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि यहां से प्रश्न किस रूप में आपके सामने आ सकते हैं। देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी को जंगी भी कहा गया है। अच्छा, इस बात की जानकारी कि मोहम्मद गोरी को जंगी कहा गया है, मिनहाज उस सिराज की एक प्रसिद्ध रचना है तबकात ए नासिरी। आपको यह भी याद रखना होगा कि मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का एकमात्र यदि कोई प्रामाणिक ग्रंथ है तो वो तबकात ए नासिरी है, जिसका लेखक है मिनहाज उस सिराज जुजानी। पूरा नाम है मिनहाज उस सिराज जुजानी। तो याद रखिएगा, मिनहाज उस सिराज जुजानी की पुस्तक तबकात ए नासिरी के अनुसार गोरी की माता ने, पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, तबकात ए नासिरी। क्लियर है? और इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गोरी की माता ने उसे जंगी कहा था। जहां हमने मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य, राजनीतिक गैर राजनीतिक उद्देश्य देखा कि वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करके हिंदुस्तान से धन वसूल कर वापस अपने मध्य एशिया में जाकर एक इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और अधिक से अधिक वो हिंदुस्तान में इस्लाम का प्रचार प्रसार और बुत परस्ती को तोड़ना चाहता था। क्लियर है? लेकिन उसका कहीं कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था महमूद गजनवी का कि साहब वो हिंदुस्तान में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। लेकिन मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था वो शुद्ध राजनीतिक था, जिसके तहत वो हिंदुस्तान में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। जिस समय मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किए उस समय हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पर, यानी कि NWFP जो प्राकृतिक वैज्ञानिक सीमा है, वहां पर 3 मुस्लिम राज्य थे। लाहौर में खुसरो शाह, जो असल में गजनवी वंश का राज्य था। आप लोग जानते हैं कि पंजाब का एकमात्र राज्य था, इसको महमूद गजनवी ने अपने गजनवी साम्राज्य में विलय किया था। लाहौर उसकी राजधानी बनाई थी। वहां पर गजनवी वंश का इस समय सूबेदार है खुसरो शाह। इसके अलावा मुल्तान में करमाथी मुस्लिम वंश था और सिंध में सुमरा नामक मुस्लिम वंश था। तो इस प्रकार से 3 मुस्लिम राज्य, लाहौर, मुल्तान और सिंध, आपको मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों के रूप में नजर आते हैं। भारत में जब इसने प्रवेश किया वो गोमल दर्रे से किया। आप लोग जानते हैं कि महमूद गजनवी ने, सिकंदर ने, इन्होंने खैबर दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था। बजाय इसके मोहम्मद गोरी ने गोमल दर्रा चुना है। भारत पर गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में करमाथी मुसलमानों पर हुआ था, जब उसने करमाथी मुसलमानों को परास्त किया और उनसे मुल्तान जीत लिया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान में प्रथम पराजय हुई, जब वो काशहद या आबू के युद्ध में चालुक्य नरेश भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, ये 2 नामों में रेफरेंस अच्छी संदर्भ पुस्तकों में भी गड़बड़ मिलती है। 2 में से एक जो भी आ जाए आपको वो करना होगा, या तो भीम द्वितीय है या मूलराज द्वितीय है। चालुक्य वंश का गुजरात का नरेश, उसके हाथों 1178 ईस्वी में आबू की तलहटी में लड़े गए युद्ध में, इसको काशहद युद्ध से इस्लामिक मुस्लिम साहित्य में वर्णित किया गया, उसमें पहली बार हिंदुस्तान में मोहम्मद गोरी की निर्णायक पराजय हुई थी। जबकि महमूद गजनवी को कभी हिंदुस्तान में विजय का सामना असफल मतलब हार का सामना, तब पराजय का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। लिहाजा आप कह सकते हैं कि कश्मीर के लोहारिन दुर्ग के वक्त महमूद गजनवी को एक बार जरूर असफलता का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो हारा कभी नहीं था। पंजाब का विलय कब किया उसने? मोहम्मद गोरी ने, याद रखना, जो कि पंजाब और लाहौर इस समय गजनवियों के पास था। तो याद रखिएगा, पंजाब का विलय मोहम्मद गोरी ने 1186 ईस्वी में तब किया जब पंजाब के गजनवी सूबेदार मलिक खुसरो शाह से उसने लाहौर और पंजाब छीन लिया था। मलिक खुसरो शाह से उसने पंजाब और लाहौर छीन लिया था, याद रखिएगा। आगे और तथ्यों को डिकोड करते हैं इसी सीरीज में, देखते रहिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध,
ये अजयमेरू के जो अंतिम चाहमान नरेश थे पृथ्वीराज तृतीय चाहमान, इनसे लड़ा गया था। इनमें डिसिसिव बैटल, हिंदुस्तान का भी निर्णायक युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान की निर्णायक हार होती है और चौहानों के अधीन जो एक चौहान हिंदू साम्राज्य की मतलब संपूर्ण उत्तरी भारत में एक साम्राज्य की स्थापना का जो दिवा स्वप्न चौहान या पृथ्वीराज तृतीय चौहान देख रहे थे, वो हमेशा के लिए खंड खंड हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। इसके बाद चौहान कभी सर उठाकर जीने की स्थिति में नहीं रह पाते, लिहाजा आप जालोर को छोड़ दें और रणथंभोर को छोड़ दें, लेकिन वो स्थानीय शक्ति के रूप में रही। वो बात नहीं रही जो अजयमेरू सिंह के रूप में हम पृथ्वीराज तृतीय चौहान की संपूर्ण विजय को लगभग उत्तरी भारत के बहुत बड़े हिस्से में हम लोग पाते हैं। तो ये हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध भी है, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी की निर्णायक विजय हुई, क्योंकि इसी के पश्चात भारत में इस्लामिक विजय और इस्लामिक राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। बहरहाल तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में 1191 ईस्वी में लड़ा गया, जब मोहम्मद गोरी की हार होती है, पृथ्वीराज तृतीय चौहान जीतता है। इसके ठीक एक वर्ष के पश्चात मोहम्मद गोरी इस पराजय का पूरी तौर पर बदला ले लेता है। इसके 2 वर्ष बाद यानी 1194 ईस्वी में 94 में चंदावार युद्ध होता है, जब वो पृथ्वीराज तृतीय चौहान के ससुराल पक्ष में जो कन्नौज का जयचंद गढ़वाल था उसको परास्त करता है। जयचंद गढ़वाल लड़ते हुए मारा जाता है। कन्नौज पर भी तुर्कों का अधिकार स्थापित हो जाता है। क्लियर है। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान से वापसी होती है, लेकिन अब यह बात याद रखिएगा, मिनहाज उस सिराज से भी इस बात की जानकारी मिलती, तबकात नासिरी में कभी मोहम्मद गोरी ने लिखा था कि वो बेऔलाद था, कि और सुल्तानों के 1 2 5 6 10 औलाद हो सकती है, मेरे योग्य दासों, गुलामों, सेवकों के रूप में हजारों योग्य मेरे उत्तराधिकारी जो मेरे बाद मेरे साम्राज्य को संभालेंगे। याद रखिएगा इस बात को। तो जब ये हिंदुस्तान से लौटा तो इसने अपने एक योग्य दास कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान के साम्राज्य की मिल्कियत उसने सौंप दी थी। क्लियर है। 1204 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के ही एक गुलाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, उसने बंगाल के अंतिम हिंदू नरेश लक्ष्मण सेन से बंगाल छीन लिया था और इस प्रकार से बंगाल में हिंदू राज्य का अंत हुआ और वहां पर भी खिलजी वंश के रूप में मुस्लिम तुर्क वंश की स्थापना हो गई थी। याद रखिएगा जी। आई थिंक ये चीजें भी जो हमने डिकोड करी आपके लिए बेहद लाभदायक है और आपको पूरा समझ में आया होगा। 15 मार्च 1206 ईस्वी को, याद रखिएगा 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमियक, जो सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान के अंदर एक स्थल है, वहां पर खोखर जाटों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। याद रखिएगा। तो 1206 ईस्वी में 15 मार्च को पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे दमियक नामक स्थान पर इसकी हत्या हुई थी। अच्छा, गोरी की हिंदुस्तान विजय का एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ जो मैंने कहा अभी इसी सत्र में कि तबकात ए नासिरी, जो मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है, से हमें जानकारी मिलती है। इसके दरबारी विद्वान, मोहम्मद गोरी के दरबारी विद्वान फखरुद्दीन राजी और नाजामी उरूजी था। क्लियर है। ये बात भी याद रखिएगा, जिस प्रकार से महमूद गजनवी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने कि भारतीय ढंग के दिल्ली वाला नामक सिक्के, दिल्ली वाला नाम से सिक्के उसने चलाए थे, इसी प्रकार से मोहम्मद गोरी ने भी जो सिक्के चलाए उन पे हिंदू देवी लक्ष्मी और नंदी की आकृति युक्त सिक्के थे और देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था। लेकिन अब यह बात यह मत कहना कि ये हिंदू देवी देवताओं के प्रति उसका समर्पण और सम्मान दिखा था, सॉरी। इस प्रकार के सिक्के इस उद्देश्य से चलाए जाते हैं कि एक पक्ष हारा है उसके भी चिन्ह है और दूसरा पक्ष जीता है। इस बात को याद रखिएगा। जब वो मोहम्मद बिन साम मुत्किन करवा सकता है तो देवी देवताओं के नाम भी हटा सकता है, लेकिन वो ये दिखा रहा है कि आपके देवी देवता भी मिलकर हमारी तुर्क विजय को के रथ को नहीं रोक पाए हैं। ये एक सांकेतिक मतलब संदेश हुआ करता था। याद रखिएगा, भारत में आप लोग जानते हैं, भारत में यदि तुर्की व्यवस्था का एक इस्पाती ढांचा था तो वो था अक्ता प्रणाली, लाइक राजपूती फ्यूडल सिस्टम सामंती ढांचे के अनुसार। एकता प्रणाली का परिचय, एकता प्रणाली को इंट्रोड्यूस भारत में मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया था, लेकिन एकता प्रणाली को प्रशासनिक संस्थागत स्वरूप ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एस्टेब्लिश किया था। याद रखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डिकोड कर रहा हूं बहुत अच्छे से, अदरवाइज आप लोग उड़ोगे, बिल्कुल गलत करके आओगे। भारत में एकता प्रथा को तुर्की आक्रमण से उपजी उथल पुथल में स्थायित्व लाने हेतु किसी योजना पर, मतलब सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने काम किया था एकता प्रथा को
इंट्रोड्यूस करने के लिए। इक्ता प्रथा कुछ नहीं था, तुर्की सेनानायक हिंदुस्तान में जहां जहां विजय प्राप्त करते थे वो जीते हुए इलाके उन तुर्की सेनानायकों के नाम कर दिए जाते थे कि आप यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करोगे और टैक्स वसूलोगे, बदले में हम आपको आपके वेतन के बदले में आपके द्वारा वसूले गए राजस्व में से कुछ हिस्सा आपको वेतन, निर्धारित वेतन के रूप में दे दिया जाएगा। लेकिन ये इक्ता जो जागीरें आवंटित होती थी ये हियार्की में वंशानुगत नहीं थी, ये ट्रांसफरेबल थी। ये डिपेंड करता था कि आप कितना लॉयल हैं सेंटर के साथ। इस जैसे अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा चलाई, राजपूतों में जो सामंती ढांचा, हालांकि राजपूतों में सामंती ढांचा वंशानुगत था, लेकिन अक्ता और मनसबदारी वंशानुगत नहीं थी, इस बात को समझ लीजिएगा। तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय पर काफी सारे कारणों की चर्चा की गई। यहां मेरे लिए यह तथ्य भविष्यवाणी के रूप में लेना बेहद आवश्यक है, लाजिमी है, क्योंकि प्रश्न आते हैं और इसलिए सटीक भविष्यवाणी के रूप में डिकोड भी करने का प्रयास कर रहा हूं। समझिएगा, यदि आप हसन निजामी और यदि मिनहाज उस सिराज की बात करें, याद रखिएगा हसन निजामी की पुस्तक का नाम है ताज उल मासिर, ये हसन निजामी की पुस्तक है। और मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का नाम है, याद रखना, तबकात ए नासिर। इन्होंने तुर्की विजय को देवी कृपा माना है। आप इस बात से आइडिया लगा लीजिएगा कि यदि पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने थोड़ी सी चूक नहीं की होती, लेकिन अब वही वाली बात है, इतिहास में आप ये नहीं कह सकते शायद ऐसा होता वैसा होता। व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इन हिस्ट्री, इजंट इट? सो देवी कृपा माना है हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताज उल मासिर में, और मिनहाज उस सिराज ने तुर्की विजय मतलब अपनी पुस्तक तबकात नासिर में। लेकिन फख्र मुदब्बिर, याद रखना, भारत में सैन्य संगठन पर, मिलिट्री सिस्टम पर लिखा गया पहला जो ग्रंथ है वो फख्र मुदब्बिर का ग्रंथ है, अदब उल हर्ब वा उल शुजात, अदब उल हर्ब वा उल शुजात, जो इल्तुतमिश के काल में समर्पित की गई थी उसको, लेकिन ये लिखी कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए थी, को समर्पित थी, पूरी हुई इल्तुतमिश के शासनकाल में। फख्र मुदब्बिर जो तुर्की सैन्य संगठन पर प्रकाश डालती है। फख्र मुदब्बिर अपने ग्रंथ अदब उल हर्ब वा अल शुजात में लिखता है कि तुर्की विजय के निम्न दो प्रमुख सैन्य कारण थे। एक तो कि तुर्क सैन्य प्रणाली में अश्वारोही, जो गतिशील तीव्र गति के अश्वारोही टुकड़ियां थी, उनकी प्रमुख भूमिका, और भारतीय पक्ष की राजपूती पक्ष की सामंती ढांचे, वंशानुगत सामंती ढांचे की दुर्बलता। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई नॉलेजेबल जो सीरीज चल रही है आपके सामने एग्जाम बाबा की भविष्यवाणी, वो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार के सेशंस को लगातार प्राप्त करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा कि ये कितना परीक्षा उपयोगी, कितना एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स के रूप में हम इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये एग्जाम में आपको नजर आए। हम दोबारा मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से, तब तक के लिए हैव अ गुड